यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4 में से कुछ पूछते हैं ना। एक पंख वाला पक्षी जो शास्त्र, अर्थ या कर्म में से कोई एक चीज जानता, और वो रथ द्विचक्र वाला जो दोनों जानता। एक पंख वाला बुरा है और 2 चक्र वाला रथ जो है वो 2 पहिए वाला अच्छा। करत चंदन भारवई, सूत्र 4 और सूत्र 17 नहीं, तस्कर वर्ती। खरत चंदन भारवई तो एक ही जगह है, सूत्र 4 में, और तस्कर वर्ती 4 और 17 दोनों। फिर उसके बाद में शालक्य तंत्र में शालक के संबंधित वर्णन 1 से 26, फिर उसके आगे 27 से 38 कौन कौमार, और फिर 39 से 59 काय चिकित्सा, फिर 60 से 62 मतलब 3 चैप्टर में भूत विद्या, और अंतिम 4 अध्याय कौन से तंत्र भूषण, रस तंत्र के दोष या RSTD। फिर उसके बाद में बात करें अगर अपन अष्टांग आयुर्वेद की, तो सुश्रुत संहिता के अंदर शालक्य कौमार, काय चिकित्सा और भूत विद्या, ये तो उत्तर तंत्र में। फिर चिकित्सा इसमें रसायन वाजीकरण चिकित्सा में हो गया, और रसायन वाजीकरण का उल्लेख चरक में मिलता है स्टार्टिंग में चिकित्सा के, सुश्रुत में मध्य में चिकित्सा के, और वाग्भट में उत्तर स्थान के अंत में एक एक अध्याय में। ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार रसायन का वर्णन बाद में, पहले वाजीकरण का है, और वाजीकरण का एक अध्याय में, रसायन का 4 अध्याय, जबकि चरक और वाग्भट ने एक एक अध्याय में पहले रसायन और उसके बाद में वाजीकरण का वर्णन किया। ठीक है। चलिए अब 5वां अध्याय अग्रोपहरणीय अध्याय। हेलो हेलो हेलो। बहुत शास्त्र तीक्ष्णम कैसे सर्जन का गुण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि सर्जन जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो भी शस्त्र है वो प्रॉपर धार वाले शस्त्रों से युक्त होना, ये शस्त्र तीक्ष्ण गुण है। चलिए नेक्स्ट 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, और अग्रोपहरणीय नाम है इसका। स्टार्टिंग में लिखता है त्रिविधम कर्मम, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो सर्जरी के केस में प्रधान कर्म तो सर्जरी होगी, और पूर्व कर्म के अंदर जो अपन पढ़ते हैं पंचकर्म कह दो, शमन कह दो, दीपन पाचन कह दो, वो सब। और पश्चात कर्म में क्या हो गया, बैंडेजिंग वगैरह और व्रण का जो रोहण होता है वो सब। ठीक है। आगे लिखा तद व्याधि प्रति उपदेक्षा, प्रत्येक व्याधि के अनुसार अलग अलग आगे बताया जाएगा। किसके लिए कहा? त्रिविध कर्म के लिए। चलिए नेक्स्ट 5वां कोटेशन। शस्त्र कर्म 8 होते हैं सुश्रुत के, और चरक के 6। हेलो, हाँ बता गुरु। मैं फिलहाल तो क्लास कर रहा हूँ यार। हाँ, शस्त्र कर्म 8 हो गए चरक सुश्रुत के, और चरक ने कौन से नहीं माने? एषण और आहरण। अष्टांग हृदय ने 13 और संग्रह ने 12। संग्रह ने दहन नहीं माना। अब 13 कैसे हुए? 8 और 5 जोड़े होंगे उसने, क्या जोड़े उनकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले सुश्रुत के छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, एषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। ठीक, विमर्श में लिखा है चरक के 6, पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन। मिला? पाटन ही क्या है? भेदन है। पाटन ही भेदन है। क्या धारण थोड़ा अलग है, लेकिन पर्याय में बोल सकते हैं। शस्त्र कर्म सुश्रुत 8, चरक 6, हृदय के 13। 8 + 5 उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। और संग्रह ने दहन नहीं मान के
और 12 ही बांधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस कोटेशन में, छठे कोटेशन में लास्ट में एक टुकड़ा लिखा है परिकर्मणिश्च, मतलब परिचारक होना चाहिए, स्निग्ध स्थिर बलवान। तो फिल इन द ब्लैंक हो जाए डॉट 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 स्निग्धा स्थिरा बलवंत है कौन? परिकर्मनिष्ठ। स्निग्धा से मतलब स्नेह रखने वाला, स्थिर से मतलब जो निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त हो, और बलवंत का मतलब बलवान। किसके संदर्भ में कहा है? कंपाउंडर के। नेक्स्ट 7वां कोटेशन क्या लिखता है? शस्त्र कर्म करने के संदर्भ बता रहा है कि उचित तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र इत्यादि के बाद में दूसरी लाइन में लिखता है कृत बलि मंगल स्वास्तिक वाचन, आगे लिखा लघु भुक्तवंतम। तो शस्त्र कर्म से पहले लघु भोजन। सर नमस्ते सर, मैं अभी क्लास में हूं, आपको कॉल बैक करता हूं 8:30 बजे। हाँ अभी 8:30 करता हूँ। मैं आपको फोन करता हूँ सर, कॉल बैक करता हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर। लघु भुक्तवंतम प्राग मुखम आतुरम उपवेश्यम यंत्रविताम प्रत्यंग मुखो विद्य। तो आतुर का मुख शस्त्र कर्म के समय प्राग मुख, अगर आतुर का प्राग मुख होगा तो वैद्य किधर होगा? प्रत्यंग मुख होगा। ठीक है, आगे लिखता है मर्म सिरा स्नायु संधि अस्थि धमनी परिहरणम। और ये ध्यान रखना है सर्जरी के टाइम पे कि मर्म सिरा स्नायु संधि अस्थि इत्यादि का हास नहीं हो, मतलब कोई वेसल्स जो मेजर वेसल्स है, नर्व है, आर्टरी है, वो नहीं कटे। ठीक, फिर लिखा है अनुलोम शस्त्रम निदध्यातम। शस्त्र कर्म हमेशा रोमों की अनुलोम दिशा में, जिधर जो रोम है उनकी दिशा है उसी दिशा में किया जाता है, और लेप हमेशा रोम के विपरीत दिशा में किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शस्त्र कर्म हमेशा क्या होता है? रोम के दिशा में, और जो लेप किया जाता है वो विपरीत दिशा में बालों के। ठीक है, आगे क्या लिखता है? महत्सु अपि च पाकेशु द्वे अंगुलांतरम त्रे अंगुलांतरम व शस्त्र पद मुक्ताम। एक पुराना प्रश्न है, बहुत बार पहले एग्जाम में रिपीट होता था, आजकल कम आता है। यहां लिख रहा है कि अगर पाक स्थान महान हो, तात्पर्य यह है कि अगर सेप्टिक एरिया बड़ा हो तो उसको पूरे को ओपन नहीं करना है, मतलब पूरा लंबा चीरा नहीं लगा के, और 2-2, 3-3 अंगुल के गैप से उसमें कट लगा देने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो महत्सु अपि च पाकेशु, अगर पाक युक्त स्थान बड़ा है तो 2 अंगुल और 3 अंगुल के डिस्टेंस से उसमें छोटे छोटे क्या लगा देने चाहिए? कट, ताकि मल्टीपल जगहों से पस बाहर आ जाए। अगर आप पूरे पे एक ही इंसाइज करोगे तो बहुत ज्यादा टिश्यू ओपन हो जाएगा, तो फिर हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी। समझ पा रहे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता देखो सुश्रुत, कोटेशन नंबर 8, वर्ण के गुण आयत विशाल सम सुविभक्त निराश्रय 5। वर्ण के गुण कितने? 5। आयत विशाल सम सुविभक्त निराश्रय। ध्यान से सुनो, जिस वर्ण की आकृति सिमेट्रिकल होगी उसकी हीलिंग जल्दी होगी, और जिसकी शेप इरेगुलर होगी उन वुंड्स की हीलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए ये कोई टिश्यू, ये कोई बॉडी का पार्ट है और यहां पर ऐसा एक घाव बन गया। ठीक है, तो अब ये किनारे आराम से, ये जो ग्रोथ होगी दोनों किनारों की, मार्जिन की, वो एक से होगी एक साथ में, तो ये इजीली जब मिलेंगे, जब लगभग एक ही सिमेट्री मिलेंगे तो ये वाला इजीली हील कर जाएगा। लेकिन मान लो कि शरीर के अंदर कोई एरिया है जहां पर कोई घाव है, वो ऐसा है, ऐसा, तो अब यहां वाले को तो यहां मिलने के लिए इतनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, यहां वाला इतने में हील कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जो सिमेट्रिकल वुंड्स होते हैं वो हीलिंग के हिसाब से जल्दी हील करने वाले होते हैं। इसलिए आयत विशाल सम सुविभक्त और एक शब्द है निराश्रय। जिस वुंड के अंदर पस नहीं होगी वो इजीली हील करेगा, जल्दी हील करेगा। तो निराश्रय का मतलब है जिसके अंदर कोई पुय आदि नहीं हो। ये वर्ण के 5 गुण। ठीक, 9वां कोटेशन देखिए, 9वां कोटेशन क्या कहता है?
आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय प्राप्त काल कृतश्च। आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को जब चोट लगती है और घाव बड़ा होता है और अपन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर में इंस्टेंटली क्या करते हैं, टांके लगा देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। अगर उसी पेशेंट को 5 दिन बाद में ले जाए तो बोलते हैं कि टांके नहीं लगेंगे, अभी पहले या तो साफ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखेंगे टांके लगेंगे। तो प्राप्त काल का वही तात्पर्य है कि जब चोट लगे और उसमें पस पड़े या पाक हो, ये कह दो, उससे पहले तो क्या लग सकते हैं, टांके, मतलब सूचरिंग कर सकते हैं। पस पड़ने के बाद में सूचरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आयत विशाल सुविभक्त और निराश्रय ये तो कॉमन है व्रण के गुण से, लेकिन सम के स्थान पर क्या लिख दिया, प्राप्त काल कृतश्चपि। ये किसके हैं, शस्त्र कर्म हेतु प्रशस्त वर्ण के क्रम, मतलब गुण है। शस्त्र कर्म हेतु प्रशस्त वर्ण के गुण है, ये भी 5। तो वर्ण के गुण आए तो 5 है, उसमें सम आएगा। और शस्त्र कर्म का मतलब सर्जरी के लिए और शल्य क्रिया करने के लिए जो उपयुक्त वर्ण है, उसमें एक बेसिक चीज क्या है, प्राप्त काल कृत। नेक्स्ट 10वां कोटेशन, शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तेक्षण्डम अस्वेदम अवेपतु असम्मोह वेद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। लिखो, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक के गुण कितने, 6। शौर्य मतलब डरे नहीं, आशु क्रिया जल्दी जल्दी जो क्रियाओं को कर सके, शस्त्र तीक्ष्ण, अब पता चले पेशेंट आ गया और जो नाइफ और ब्लेड है उससे कट ही नहीं रहे टिश्यू, तो तब तक तो उस पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी ना। तो उसके शस्त्र जो है धारित होने चाहिए। अस्वेदम, पेशेंट को देख के जिसका पसीना नहीं छूटे। अवेपतु, पेशेंट को देख के जिसके हाथ नहीं कांपे। असम्मोह, पेशेंट को देख के जो खुद बेहोश ना हो। या यूं कह सकते हैं कि भाई जो सर्जरी के या ट्रॉमा के अंदर आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन में आएगा। तो चाहे वहां कितना ही रश हो, कितनी हड़बड़ाहट हो, उसके पेशेंट के घर वाले साथ में कितने चिल्ला रहे हो, आपको बिना किसी गलती के प्रॉपर काम करना है शांत चित्त होकर। ये असम्मोह होगा था। असम्मोह से ये एक तो मीनिंग ये हो सकता है कि गलती नहीं करने वाला, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि नया नया सर्जन होता है, तो मान लो कि ऐसा विभित्स आ गया कि एक्सीडेंट का केस है और बड़ा गंदा सीन है, तो उसको देख के पता चले कि सर्जन मैडम ही बेहोश हो गई, समझ रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 11वां कोटेशन कहता है कि अगर एक इंसिजन लगाने से किसी भी विद्रदी इत्यादि में पूर्ण रूपेण शुद्धि नहीं हो, मतलब कि कोई एब्सेस है उसमें आपने एक कट लगाया, उससे पूरी पस नहीं निकली हो, तो फिर क्या करना चाहिए, पहले वाला जो कट लगाया है उसके पास में एक और कट लगा देना चाहिए। सत्य कथन, कंडीशनल क्वेश्चन है, आता है। नेक्स्ट 12वां कोटेशन, यतो यतो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र वर्ण कुर्याद यथा दोषो न तिष्ठति। कहता है कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू में एब्सेस वगैरह होती है, तो जैसे जैसे उस पस की गति जिस दिशा में होती है वहीं से ऊपर उठने लगता है। समझ पा रहे हैं, सेप्टिक हो गया कोई टिश्यू निजी आगंतुक किसी कारण से, उसे पस पड़ रही है तो मान लीजिए यहां था, अभी इधर फैल रहा है, तो इधर से ऊपर उठेगा, जिधर फैला इधर फैलेगा तो इधर से ऊपर उठेगा। तो कह रहा है कि जिधर ऊपर उठे उस दिशा में चीरे लगा। सिंपल सी बात है, पस जिधर रास्ता बना रही है आपको उसी डायरेक्शन के अंदर कट लगाने। लास्ट में शब्द आया यथा दोषो न तिष्ठति, जिससे कि दोष उस विद्रदी इत्यादि में नहीं रहे। तो डलन ने इसकी टीका करी दोष शब्द, और ये पूछा जाता है श्लोक देखिए यहां दोष से तात्पर्य है, तो दोष से तात्पर्य है पुय एव दो शब्देन उच्यते। डलन के अनुसार यहां दोष से तात्पर्य क्या है, पुय। नेक्स्ट छेदन,
देखो क्या लिखता है, तत्र भ्रू गण शंख ललाट अक्षी डैश 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 डैश। अब मेरी बात सुनना, छेदन का मतलब होता है एक्सीजन करना, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को काट के निकाल। क्लियर है? अब तीन तरह का छेदन होता है, एक तिर्यक छेदन, एक चंद्रमंडल छेदन और एक अर्धचंद्र छेदन। सुनिएगा, इधर देखो, एक्सरसाइज करके किसी भी टिश्यू को निकालना है तो अगर आप पूरा राउंड शेप में इंसिजन लगा के निकालेंगे तो ये चंद्रमंडल छेदन, समझ गए? और आप सेमी सर्कुलर मतलब चंद्रमा की आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में, सेमी सर्कुलर शेप में अगर निकालेंगे तो ये अर्धचंद्र आकृति होगी। तीसरा है तिर्यक। तिर्यक का मतलब जैसे आप वो चल जाओ, तिर्यक का मतलब आपने जैसे कोई टिश्यू है उसको यूं का यूं निकाल। अब सुनो, चंद्रमंडल वाला जो है मतलब जो राउंड शेप का है, तो चंद्र मून शेप हो गया ना राउंडेड, तो चंद्रमंडल वाले के अंदर लिखा है पाणिपात। कि पाणिपात पर जो छेदन किया जाता है वो कैसा होना चाहिए? चंद्रमंडल। अर्धचंद्र आकृति में क्या लिखा है? गुदा व मीट। और बाकी सब में तिर्यक। बाकी सब में अपने को याद रखने की जरूरत ही नहीं, मतलब यहां अगर कट लगेगा तो ऐसे लगेगा, यहां लगेगा तो भी ऐसे लगेगा, ठीक है? गुद मेटर के अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं और राउंडेड मसल्स होती है, तो अगर तुम पूरा काट दोगे तो पूरा ही अंग का ही एक्सीजन हो गया। समझ पा रहे हैं? इसलिए वहां पर क्या होता है? अर्धचंद्राकार। और बाकी सब जगहों पर जो अंग है वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनमें तिर्यक। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अन्यथा तो सिरा स्नायु छेदनम। अगर ऐसा नहीं किया तो सिरा और स्नायु के छेदन की संभावना रहती है। अतिमात्र वेदना मिला, अत्यधिक पेन, चीराद वर्ण संरोह, और जो छेदन जन्य घाव है उसको भरने में लंबा टाइम लगेगा। मासकंद प्रादुर्भाव, ये बात कर रहा है जो हीलिंग का एक टाइप होता है, हीलिंग टिश्यू बनता है। आपने सुना होगा कि जब कोई बर्न वगैरह हो जाता है तो वहां पर जो हीलिंग होती है उसमें स्किन के लेवल से एलिवेटेड हो जाता है टिश्यू। क्या कहते हैं उसको? कीलोइड। कीलोइड सुना आपने? तो अगर प्रॉपर कट नहीं लगेगा तो कीलोइड बन जाए। समझ रहे? नेक्स्ट, सभी प्रकार के रोगों में शस्त्र कर्म करने से पहले लघु अन्न देना चाहिए, लेकिन इन रोगों में बिना भोजन के सर्जरी करनी चाहिए। मूडगर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, बगंदर और मुख रोग याद करने 6 है। मूड, उदर, अर्श, अश्मरी, बगंदर, मुख रोग। अभुक्तवत कर्म कुर्वित, ऊपर लिखो देखिए, शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म बराबर जनरल चीजें लिख रहा हूं मैं पहले। रोगी, प्रागमुखी, वैद्य, प्रत्यंगमुखी, शस्त्र, रोम के अनुलोम, भोजन, लघु। ये सामान्य बातें हैं, ठीक है? लेकिन मूडगर्भ, उदर, अर्श, अश्मरी, बगंदर और मुख रोग, इनमें अभुक्तवत। शस्त्र। क्लियर है?
अब 2 और लिख लो। शिरा वेदन से पहले क्या देते हैं? यवा। और अग्निकर्म से पहले पिछिल अन्न। शिरा वेदन से पहले यवागु, अग्निकर्म से पहले पिछिल। याद करना जरूर से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट आ जाए व्रण का, तो आप कैसे ट्रीट करोगे? तत्र शस्त्रम अवचारम शीत भीर अभिरातुरम आश्वास्यम। अब आपने पेशेंट की सर्जरी जिसकी करनी थी, उसकी जो एब्सेस है उसमें चीरा लगाना था, पस निकालनी थी, जो भी करना था वो आपने कर दिया। अब लिखता है कि उस पेशेंट को आश्वासन देना है कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब उसको पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सीवियर पेन हो रहा होगा और उसको, और ये उसको काट रहा होगा। समन्तात परिपिड्डम अंगुल्याम व्रणम अभिमृद्यम प्रक्षाल्यम कषाय। हाँ हाँ बोले। हाँ मैं भेज दूँ। हाँ क्या, एक तो फोटो भिजवाना है और एक डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ। हम्म। तो मान लीजिए कि आपने उस पेशेंट को, उसका व्रण वगैरह है वो साफ कर दिया, घाव पस वगैरह निकाल दिया। एक तो कंडीशन है वो। दूसरा कि पेशेंट आपके पास में आया है और वुंड ओपन है, मतलब इंसाइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें पस है लेकिन फूटा हुआ है, तो उसके संदर्भ में भी समझो। ये कह रहा है समन्तात परिपिड्याम अंगुल्याम, देख लो अंगुली से दबा के, अगर और पस है तो निकाल लो। व्रण अभिमृज्यम प्रक्षाल्यम कषायम, बीटाडीन से धो दो। फिर उसके बाद आगे लिखता है तिल कल्क मधु सर्पी प्रगाढ़ औषध युक्ता न अति स्निग्धा न अति रुक्षा ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक। तो तिल कल्क मधु सर्पी का जो बेस बनता है वो क्रीम जैसा ही बनता है, तो क्रीमी बेस बन गया। और इस क्रीम के जो द्रव्य उनकी खास बात है कि उन सब के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अभी जो ऑइंटमेंट आते हैं उसमें बेस बनाते हैं क्रीम का और उसके अंदर मेडिसिन को मिक्स करते हैं। तो ये, और फिर लिख दिया कि न अति स्निग्ध न अति रुक्ष वृत्ति प्रणिदद्यात्, घाव के अंदर उस ऑइंटमेंट से भर दो, उसको साफ कर दिया आपने, प्रॉपर पस वगैरह निकाल दी। अब जो साफ घाव है उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्रीम डाल दिया, ठीक है। तत्कलकेन कलकेन घनाम कवली का दत्वा वस्त्र पट्टेन बंधे। अब एक गौज लो, मतलब पट्टी लो उसकी बैंडेज वाली, उसको मेडिसिन में डिप करो लिक्विड में और उसके ऊपर रख दो, और फिर उसके चारों तरफ क्या बांध दो? पट्टी, वस्त्र पट्टेन बंधे। फिर उसके बाद में रक्षा कर्म धूपन इत्यादि कर्म कर दो। तो वेदना रक्षो गणेर धूपेद रक्षो गणेर मंत्रेर, ऐसा जो लिखा हुआ। नेक्स्ट, अब सुनना गौर से। इस पट्टी को बांधने के बाद में जो इसने शॉर्ट बताया कि धूपन रक्षा कर्म इत्यादि, तो धूपन के लिए लिखता है गुग्गुल अग्रु सर्ज रस वचा गौर सरसब चूर्ण लवण निम्ब पत्र वी मिश्रेर युक्तेर धूपियत। इन द्रव्यों से क्या कर दो? धूपन कर दो, ठीक। अब रक्षा कर्म शुरू करना। अब रक्षा कर्म के अंतर यहां पर एक तरह से यूं समझ लो मंत्री है ये रक्षा कर्म का, कि भाई जो रोगी है उसके संदर्भ में एक मंत्र पढ़ा जा रहा है। अब इस संदर्भ में हर एक देवता को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, हर एक अंग से संबंधित। आप इसको टीप लो किसी पेज या उस पे साइड से, ताकि श्लोक के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, कि उसमें सब मिले हुए हैं। पहले एक बार इनको लिख लो, जैसे अग्नि बराबर जीवा, सोम बराबर ज्ञान, जल्दी लिखो इसको।
टिपो उसको जल्दी। चलिए पढ़े। कहते हैं कि अग्नि रक्षे तु जीवा। अग्नि किसकी रक्षा करे? जीवा की रक्षा करने का मंत्र है। अब अग्नि भगवान के लिए बोल दिया, तो अग्नि जीवा की रक्षा करे सोम व्यान वायु की। अब सोम वैसे तो चंद्रमा का प्रिया है, लेकिन यहां थोड़ी मिस्टेक है। सोम अलग लिखा हुआ है, चंद्रमा अलग लिखा हुआ है। तो सोम भगवान जो है वो व्यान, शरीर की व्यान वायु, क्योंकि वो पूरे शरीर में घूमती है, उसकी रक्षा करे। पर्जन्य अपान वायु की, जो बादल है उनसे आह्वान कर रहा है कि हे बरसते हुए बादलों, तुम मेरे शरीर स्थित अपान वायु की रक्षा करना। विद्युत उदान की, और जो आकाशीय बिजली है विद्युत, वो उदान वायु। स्तनित्वम, ये भी मेघ के लिए ही आया शब्द, मतलब बादलों के लिए, लेकिन अलग अलग है। सह वाला समान के साथ है और पर्जन्य वाला अपान के साथ है, ठीक है। इंद्र बल की रक्षा करे, सूर्य चक्षु की रक्षा करे, दिशाएं श्रोत्र की रक्षा करे, वायु जो देवता है उनसे कह रहा है कि आप मेरे प्राण वायु की रक्षा करें। मनु से कह रहा है कि मेरी मन, मतलब रोगी के संदर्भ में आह्वान करवा रहा है, तो ये मंत्र रोगी से बुलवा रहा होगा ये, या रोगी के पास बैठ के और बोल रहा होगा कि हे मनुदेव, आप इस वृणी की, मन्या और मति की रक्षा करें। गांधर्वों से आह्वान कर रहा है कि रोगी की कामनाओं की रक्षा करें, और इंद्र से कह रहा है सत्व की। अब दो हो गए इंद्र, एक तो इंद्र बल की और एक इंद्र सत्व। राजा वरुण से बोल रहा है कि रोगी की प्रज्ञा, मतलब बुद्धि की बात कर रहा है, उसकी रक्षा करे। समुद्र से निवेदन कर रहा है कि रोगी के नाभि मंडल की रक्षा करे। औषधियों से प्रार्थना कर रहा है कि रोगी के रोमों की रक्षा करें। आकाश से प्रार्थना करना है कि रोगी के जो ख है, मतलब शरीर के जो छिद्र है, उनकी रक्षा करें। वसुंधरा से प्रार्थना कर रहा है कि रोगी की देह की रक्षा करे। चंद्रमा से प्रार्थना कर रहा है कि रोगी के मन की। तो सोम बराबर व्यान और चंद्रमा बराबर मन। चंद्रमा बराबर मन है ना, तो चंद्रमा को मून कहते हैं अपन, ऐसे याद कर लेना, चंद्रमा मून हो जाएगा। सोम को मून तो अपना आज तक कहा नहीं, सोम बराबर व्यान नहीं जाएगा। नक्षत्रों से कह रहा है कि इसके रूप की रक्षा करे। निशा से कह रहा है इसकी छाया की रक्षा करना। आपह से कह रहा है मतलब जल से, कि इसके रेतस शुक्र की रक्षा करे। वेशवानर से कह रहा है इसके सिर की रक्षा करें। विष्णु से कह रहा है इसके पराक्रम की रक्षा करें। और पुरुष श्रेष्ठ से कह रहा है कि इसके पुरुष की रक्षा करें। ब्रह्मा से कह रहा है इसकी आत्मा की रक्षा करें। और ध्रुव तारे से कह रहा है कि इसकी भ्रू की रक्षा करें।
तो श्लोक में पढ़ते हैं एक बार, देखो अब आपको शायद समझ में आए। लिखता है रक्षा कर्म के अंदर, देखो कोटेशन नंबर 1 2, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 लाइन। अग्नि रक्षते तु जीवा प्राणान वायुस्तथैव च सोमो व्यानम अपानम ते पर्जन्य परिरक्षित उदान विद्युतम समान स्तनयित्वम बलम इंद्रो बलपति मनुर मन्ये मति तथा कामास्ते पांतु गांधर्वा सत्वम इंद्रो प्रज्ञाते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमंडल चक्षु सूर्य दिशा श्रोत्र चंद्रमा पातु ते मने नक्षत्राणि सदा रूपम छाया पांतु निशास्तो रेतस्तु आप्यायन्त्व आपो रोमाणि औषधस्तथा आकाशम खानी ते पातु देहम तु वसुंधर वेशवानरः शिरे पातु विष्णुत्व पराक्रमम पौरुषम पुरुष श्रेष्ठो ब्रह्मा आत्मान ध्रुवो भ्रुव। ये रक्षा कर्म है वृणी का, और ये मिलान में आ सकता है। 4-5 बार पढ़ोगे तो समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब बैंडेज जो है वो कितने दिन में चेंज करनी चाहिए? तो तीसरे दिन ततस्तृत्ययनी विमुच्यम एवं बदनियाद वस्त्र पट्टी मिला। 3 दिन बाद ही वापस इस पेशेंट में बैंडेज पट्टी जो है वो चेंज होगी, मतलब इसकी ड्रेसिंग होगी तीसरे दिन, ठीक है। दूसरे दिन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? द्वितीय दिवसे परिमोक्षनाद विग्रथितो व्रणिस चिराद उपसर्ग होती, उसमें ग्रथितता उत्पन्न हो जाएगी और हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। 2 दिन में खोल दिया। नेक्स्ट आगे लिखता है, हेमंत शिशिरे बसंते चापी मोक्षेत त्रयात्। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हो प्रश्न। इन 3 ऋतुओं में पट्टी मतलब ड्रेसिंग तीसरे दिन करनी है, और बाकी 3 में बोलो 2-2 दिन के गैप्स। समझ गए? अब मेरी बात सुनना, आगे जब सुश्रुत में अपन पढ़ेंगे ना, ऐसा लिखा आएगा कि इन 3 ऋतुओं में पट्टी दिन में 3 बार चेंज करनी चाहिए। जिनमें 3-3 दिन से बोल रहा, और जिनमें 2-2 दिन से बोल रहा उनमें बोलेगा कि दिन में 2 बार करनी चाहिए। अब मेरा कहना यह है कि हेमंत शिशिर बसंत, इनमें आंसर 3 ही जाएगा। भली तो दिन में 3 बार, भली 3 दिन में ही। और शरद ग्रीष्म और वर्षा में 2-2 दिन से, या फिर दिन में 2। आगे बात समझ में, यह आंसर करना है। नेक्स्ट, मुलेठी मिश्रित कोष्ण घृत, ये आता है शस्त्र निपात जन्य वेदना में काम। ये राजस्थान में जो एमओ का एग्जाम हुआ था 2011 में आरपीसी का, उसमें पूछा हुआ है। या वेदना शस्त्र निपात जाताम तीव्र शरीराम प्रादुम जिंतो घृतेन सा शांति सिक्ता कोष्णेन यष्टि मधुका। तो मुलेठी मिश्रित कोष्ण घृत शस्त्र निपात जन्य वेदना में उपयोगी। नेक्स्ट अगला चैप्टर,